हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने नेटवर्क की 5 थ्योरम्स देखी थी। आपके रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्दन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। नाउ this is another part of this unit. In this unit we will study the parameters of a four terminal network. किसी चतुर टर्मिनल जाल के प्राचलों के बारे में पढ़ेंगे। प्राचल में कौन कौन आएंगे? आपकी एक तो इम्पिडेंसेस आएंगी और एक आपकी प्रवेश्यता आएंगी जिसे आप एडमिटेंस कहते हो। आपको पता है कि आपका जो भी 4 टर्मिनल नेटवर्क है वो 2 इनपुट टर्मिनल्स और 2 आउटपुट टर्मिनल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनपुट टर्मिनल्स का जो पेयर है उसे हम क्या कहते हैं? निवेशी द्वार या इनपुट पोर्ट। 2 पोर्ट नेटवर्क बोलते हो ना आप इसे, तो ये इनपुट पोर्ट और ये आउटपुट पोर्ट। जो आउटपुट टर्मिनल्स का पेयर है उसे हम क्या बोलेंगे? आउटपुट पोर्ट या निर्गत द्वार। और इस प्रकार इसे हम द्विद्वारक युक्ति कहते हैं। और चूंकि इसमें टर्मिनल्स 4 हैं इसलिए हम इसे 4 टर्मिनल नेटवर्क कहते हैं। इस 4 टर्मिनल नेटवर्क में आपके पास 2 इनपुट टर्मिनल हैं। इन इनपुट टर्मिनलों को नाम हम 1-1 या I से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो भी आपके आउटपुट टर्मिनल हैं उनको नाम दे देते हैं हम 2-2 या इनको हम O से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर यहाँ पर इसकी इम्पिडेंसेस पता करनी है कितनी होंगी। वैसे इम्पिडेंस ओम्स लॉ से हमेशा क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। यानी कि वोल्टेज और करंट का जो आपका रेशियो है वो हमेशा किसको शो करता है? इम्पिडेंस को, रेजिस्टेंस को या रुकावट को। तो वोल्टेज और करंट का रेशियो। बट यहाँ पर 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल हैं, तो आपके पास वोल्टेज भी कितनी होंगी? 2, और करंट भी कितनी होंगी? 2। तो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 4 तरह के बनेंगे, इसलिए इसकी जो इम्पिडेंसेस होंगी वो कितनी होंगी? 4। तो हम उन चारों को देखते हैं। फर्स्ट इम्पिडेंस जो होगी हमारी वो होगी इनपुट इम्पिडेंस, निवेशी प्रतिबाधा। क्या कहते हैं इसे हम? निवेशी प्रतिबाधा। और इनपुट इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। इनपुट है इसलिए I। ठीक है, अब आपने बोला अभी अभी कि 2 तो इनपुट में होंगे और 2 आउटपुट में होंगे, करंट और वोल्टेज। तो आप जब जानते हो कि जो भी आपकी इम्पिडेंस होती है वो हमेशा किसका रेशियो होता है? वोल्टेज अपॉन करंट का। ठीक है, इस चैप्टर में हम वोल्टेज V की जगह E से डिनोट कर रहे हैं शुरू से ही, तो हम यहाँ भी E से डिनोट कर लेते हैं। अब इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट का वोल्टेज किससे नाम देंगे हम? E1, और इनपुट का करंट क्या रह जाएगा? I1। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या रह जाएगी? इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो, द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट इज कॉल्ड इनपुट इम्पिडेंस। निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं हम? निवेशी प्रतिबाधा। क्योंकि इसमें 1-1 आ रहे हैं इसलिए हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z11 से। ठीक है, whereas जबकि आपको ये याद रखना है कि जब आप E1 ले रहे हो तो जो सेकंड वाली है whereas E2 will be equal to 0। सिमिलरली सेकंड बात कर लेते हैं हम। सेकंड हमारी होगी रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस। इसको बोलते हैं हम उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। अब ये किस किस का रेशियो होगी? देखिए जो भी आपकी इम्पिडेंस होती है Z, वो हमेशा वोल्टेज और करंट का रेशियो होती है, तो कंफर्म है। अब उत्क्रम अंतरित रिवर्स की बात कर रहे हैं, तो रिवर्स क्यों बोल रहे हैं हम हमेशा ही जब भी इनपुट देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है, और जब भी हम गेन
या किसी भी आउटपुट के रेफरेंस में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट करते हैं। पर रिवर्स क्यों है, क्योंकि हम इस बार क्या करेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट ना करके क्या करेंगे, इनपुट अपॉन आउटपुट करेंगे। तो उसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, रिवर्स। तो इनपुट तो कौन हो गया, वोल्टेज किसका होगा, इनपुट का, और करंट किसकी होगी, आउटपुट की। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रिवर्स। और ट्रांसफर, क्योंकि ट्रांसफर कर रहे हैं, और इम्पिडेंस, इम्पिडेंस बिकॉज वोल्टेज अपॉन करंट है, तो इसको हम किससे नाम दे देंगे, रिवर्स है तो ZR, और इधर Z12। whereas कौन जीरो होगा, चूंकि E1 इंक्लूडेड है तो अगेन E2 इज इक्वल टू 0। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस। अब इसमें कौन आएंगे हमारे, Z ले लेते हैं वापस, Z इज इक्वल टू E अपॉन I। फॉरवर्ड दैट इज अग्र अंतरित प्रतिबाधा, तो अग्र वही जो हम हमेशा करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, उसे ही क्या बोलेंगे हम, अग्र या फॉरवर्ड। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट का तो वोल्टेज हो गया और इनपुट का करंट हो गया। फॉरवर्ड है तो ZF से रिप्रेजेंट करेंगे और इधर Z21। whereas who will be 0, E2 इंक्लूडेड है तो आपका E1 इज इक्वल टू 0। एक और इम्पिडेंस बची है, मैंने बताया था चूंकि दो इनपुट वोल्टेज और दो इनपुट करंट हैं, सॉरी दो वोल्टेज और दो करंट है, इसलिए आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो फोर्थ आपका हो गया आउटपुट इम्पिडेंस। निर्गत प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा वापस हम प्रतिबाधा को Z से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रेशियो किस किस का होगा, E अपॉन I का। निर्गत है तो वोल्टेज भी किसका होगा, निर्गत का, और करंट भी निर्गत की। तो ZO से रिप्रेजेंट करेंगे और इधर रिप्रेजेंट कर देंगे Z22। whereas जबकि आपका 0 कौन चलेगा, E2 इंक्लूडेड है तो E1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के लिए 4 प्रतिबाधाएं हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम इसके प्राचल निकालेंगे। तो हमारे पास किसी 4 टर्मिनल नेटवर्क के 3 तरह के प्राचल होते हैं। एक तो होता है आपका प्रतिबाधा प्राचल, जिसे हम बोलते हैं इम्पिडेंस पैरामीटर। एक होता है आपका प्रवेश्यता प्राचल, जिसे हम बोलते हैं एडमिटेंस पैरामीटर। और एक हमारे पास होगा संकर प्राचल, हाइब्रिड पैरामीटर। तो सबसे पहले हम Z की ही बात करेंगे, इम्पिडेंस पैरामीटर की, जो हमने अभी लिखे थे Z11, Z12, Z21 एंड Z22। तो उनको हमें प्रूफ करना है, पैरामीटर्स ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। देखो जो भी आपका 4 टर्मिनल नेटवर्क होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इन टर्मिनलों को सॉल्व करने के लिए, ऐसे परिपथों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन पैरामीटर्स को ही हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट आपका आ रहा है जेड प्राचल या जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर, और इसे हम क्या बोलेंगे, खुले परिपथ का प्रतिबाधा प्राचल, इम्पिडेंस पैरामीटर ऑफ ओपन सर्किट, खुले परिपथ का प्रतिबाधा प्राचल। ये ओपन सर्किट के लिए काम करेंगे हम, ठीक है। देखते हैं। अब चूंकि आपको जेड पैरामीटर लेना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम इन पैरामीटर्स को प्रूफ करने के लिए दो तो हमारी वोल्टेज होंगी और दो हमारे पास क्या होंगी, करंट, क्योंकि 4 टर्मिनल नेटवर्क में 2 इनपुट टर्मिनल और 2 आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि हम 4 पैरामीटर्स ले रहे हैं, V1 एंड V2। दो इनपुट दो तो वोल्टेज का कॉम्बिनेशन हो गया और दो करंट्स का, I1 और I2, ठीक है।
To prove the Z parameters, we take I1 and I2 current as a independent parameter. Independent parameters, whereas V1 and V2 voltages as a dependent parameter. The dependent parameters, देखो जेड पैरामीटर्स को प्रूफ करने के लिए हम I1 और I2 को तो क्या मान लेते हैं, स्वतंत्र चर, और V1 और V2 को क्या मान रहे हैं हम, परतंत्र चर। ठीक है, तो जो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसके लिए हमने मान लिया कि V1 परतंत्र चर है, परतंत्र मतलब डिपेंडेंट है किसी और पे, तो वो फंक्शन है V1 इज द फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। I1 एंड I2 दोनों ही क्या है, स्वतंत्र। ठीक है, इसी तरह से V2, ये क्या है आपका, V2 इज फंक्शन ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए I1 एंड I2, ये भी दोनों स्वतंत्र चरों का फंक्शन है। जो भी आपके डिपेंडेंट पैरामीटर है वो हमेशा किस पर डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स पे। ये आपके इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का टोटल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, टेकिंग टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो ये कितना होगा, इसका ले रहे हैं dV1 इज इक्वल टू, टोटल कब ले रहे हैं हम, दो अलग अलग पैरामीटर्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो पहले तो डेल V1 किसके रेस्पेक्ट में होगा, I1 के रेस्पेक्ट में, डेल I1, और फिर टोटल करेंगे dI1। ठीक है, प्लस ये इसी तरह से करते हैं हम, अगर हम I1 और I2 का अलग अलग करते तो क्या करते, पहले I1 के रेस्पेक्ट में लेते dV1 अपॉन dI1, डेल V1 अपॉन डेल I1, फिर I2 के रेस्पेक्ट में करते, तो जो नीचे वाली टर्म है वो उसी के साथ मल्टीप्लाई होती जा रही है। जैसे हम डेल V1 अपॉन, अब I2 के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल I2 इंटू dI2, इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। नाउ जो भी आपके पार्शियल डिफरेंशियल्स की टर्म्स हैं इन्हें हम टोटल की टर्म में व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ मैं dV1 को V1 से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, V1 डेल V1 अपॉन डेल I1 को V1 अपॉन I1, dI1 को I1 प्लस इधर से V1 अपॉन I2 और इसको वापस I2 लिख रही हूँ। ठीक है, इक्वेशन अब देखिए, V1 अपॉन I1 कौन है, वोल्टेज अपॉन करंट, तो कौन हो गया, इम्पिडेंस Z। वोल्टेज अपॉन करंट को हम हमेशा इम्पिडेंस ही बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ बस V अपॉन I को क्या लिखा है, Z, और चूंकि 1:1 का रेशियो है तो क्या हो गया 1:1, I1 प्लस V अपॉन I को हम Z ही बोलते हैं, और 1/2 है तो क्या हो जाएगा 1/2 I2, और इधर से आपका V1। This is equation third. Now similarly taking differentiation of equation second, अब इक्वेशन सेकंड का करेंगे तो क्या होगा इसका, dV2 इज इक्वल टू, इधर से आएगा आपके पास डेल V2 अपॉन डेल I1 डॉट dI1 प्लस डेल V2 अपॉन डेल I2 डॉट dI2। वापस पार्शियल को हम टोटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I1 प्लस V2 अपॉन I2। फिर आपको पता है V अपॉन I को आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, इम्पिडेंस, तो V2 इज इक्वल टू Z, एंड किसका रेशियो है, 2 and 1 का कॉम्बिनेशन है, तो Z21 I1 प्लस यहाँ से Z ही बनेगा और 2 बन जाएगा I2। इक्वेशन नंबर 4। नाउ राइटिंग इक्वेशन 3 and 4 in matrix form, you will get V1 V2 is equal to, जो भी आपके पैरामीटर्स हैं I1 और I2, जो भी आपके वेरिएबल हैं उनका एक मैट्रिक्स, और जो भी आपके कोफिशिएंट्स हैं एक मैट्रिक्स आप उनका ले लीजिए, Z11 12
2 1 एंड 2 2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये आपने कॉम्बिनेशन ले लिए वेहर, अब हम इनको नाम देंगे Z11 12 21 एंड 22 को। टॉपिक क्या था हमारा, इम्पिडेंस पैरामीटर्स ऑफ ओपन सर्किट, यानी कि हम ये काम किसके लिए कर रहे हैं, ओपन सर्किट के लिए। तो ओपन सर्किट के लिए क्यों कर रहे हैं, इससे पहले जब हमने इम्पिडेंसेस देखी थी तो हमने देखा था कि इम्पिडेंसेस में अगर हम V को इंक्लूड कर रहे हैं V2 को, तो V1 का वैल्यू क्या हो रहा था, 0। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके इंडिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं वो 0 होते हैं। तो अगर हम V1 और V2 को डिपेंडेंट पैरामीटर ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर कौन है, I1 और I2। अगर आपके Z11 में I1 आ रहा है तो उस समय I2 क्या होगा, 0। और अगर आपके I2 आ रहा है तो उस समय I1 क्या होगा, 0। यानी कि फाइनली 0 तो कौन ही होगा, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और इंडिपेंडेंट पैरामीटर यहाँ पर कौन बन रहा है, करंट। तो करंट अगर 0 होती है तो सर्किट कैसा कहलाता है, ओपन सर्किट। तो इसलिए ये काम किसके लिए हो गया, ओपन सर्किट के लिए। और आपको स्टार्टिंग में भी ये याद रखना है, क्योंकि आप ओपन सर्किट के लिए बात कर रहे हो, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। करंट 0 करने के लिए ही हमने करंट को क्या माना है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, जबकि वोल्टेज को क्या माना है, डिपेंडेंट पैरामीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्ट सर्किट पढ़ेंगे, तो वहां हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ हम करंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए आप, सबसे पहले मैं Z11 की बात करती हूँ। Z11 फ्रॉम इक्वेशन अबव, Z11 इज इक्वल टू, Z11 को कंपेयर करते हैं, यहाँ से Z11 किसके बराबर है, V1 अपॉन I1 के। 11 है तो कौन होगा ये, इनपुट इम्पिडेंस। तो इसका नाम क्या दोगे आप, खुले परिपथ का, कौन सी प्रतिबाधा है ये, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ओपन सर्किट। खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, whereas जबकि कौन 0 होगा आपका, अगर I1 आ रहा है तो 0 कौन होगा, नेक्स्ट पैरामीटर कौन बचा, I2। सिमिलरली अब हम बात कर लेते हैं Z12 की। 12 कौन होता है, उत्क्रम, उत्क्रम मतलब रिवर्स। ठीक है, उत्क्रम क्यों बोल रहे हैं हम, यहां से देख सकते हो आप, Z12 में V1 अपॉन I2 है, तो V1 अपॉन I2, और यहां से भी लिख सकते थे Z क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, 1 2 है तो 1/2। ठीक है, तो ये कौन है, ये भी आपका इम्पिडेंस है, बट कौन सा, रिवर्स ट्रांसफर, क्योंकि हमने क्या किया है, इनपुट अपॉन आउटपुट किया है, ना कि आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जब भी आप इनपुट अपॉन आउटपुट करोगे आप क्या नाम दोगे, रिवर्स। तो रिवर्स ट्रांसफर इम्पिडेंस ऑफ ओपन सर्किट। खुले परिपथ का उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, whereas जबकि आपका कौन 0 होगा, I2 इंक्लूडेड है तो 0 कौन हो जाएगा, I1। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट हम दे देते हैं ZF। देखिए अब क्या बच रहा है, Z21, Z21 किसके इक्वल होगा, V2 अपॉन I2 के। और यहां से भी देखते हैं, अगर मैं Z21 लिखती हूं तो क्या लिखूंगी, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज 2 करंट 1। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट किया है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पिडेंस ऑफ ओपन सर्किट। खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा, जबकि कौन 0 होगा, I1 इंक्लूडेड है, I2 इज इक्वल टू 0। और लास्ट आपका है Z22।
Z22 में कौन आएगा आपके, Z आउटपुट इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन है, Z वोल्टेज अपॉन करंट, ये आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज, और यहां से नाम क्या देंगे हम, फॉरवर्ड दिया है। अब क्या क्या बचे, दोनों आउटपुट के, तो आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ ओपन सर्किट खुले परिपथ की निर्गत प्रतिबाधा, जबकि whereas कौन जीरो हो, I2 इंक्लूडेड है, I1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके ओपन सर्किट के प्रतिबाधा प्राचल है। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लघुपतित परिपथ के प्रवेश्यता प्राचल, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। सेम ही काम करना है हमें सब में। लघुपतित परिपथ के प्रवेश्यता प्राचल एडमिटेंस पैरामीटर ऑफ कौन से सर्किट का, शॉर्ट सर्किट, और इसे हम क्या बोलते हैं, वाई पैरामीटर या वाई प्राचल। वो क्या था हमारा, जेड प्राचल। तो इसमें आपको रिवर्स करना है, वाई एडमिटेंस क्या होती है, आई अपॉन वी, उल्टा होता है। तो वहां आपने स्वतंत्र किसको माना था, आई को, मतलब इंडिपेंडेंट। यहां हम किसको मानेंगे, वोल्टेज को, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब वोल्टेज जीरो हो जाती है। तो वोल्टेज जीरो करने के लिए इंडिपेंडेंट पैरामीटर आप किसको लोगे, वोल्टेज को। तो हम वापस मान लेते हैं वही सेम, दैट इज I1 and I2 are the functions of V1 and V2. V1 and V2 are कौन से फंक्शन पैरामीटर हैं, इंडिपेंडेंट। I1 is the function of V1 and V2. I2 is the function of V1 and V2. I1 and I2 are dependent parameters. V1 and V2 are independent parameters. Again taking differentiation of equation first, dI1 is equal to, similar है पहले की तरह ही, सबसे पहले I1 का डेल I1 अपॉन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट पैरामीटर, डेल V1 के रेस्पेक्ट में dV1 प्लस, फिर इसी का डेल I1 अपॉन डेल V2, ठीक है, dV2। फिर आपको पार्शियल को टोटल से रिप्रेजेंट करना है, तो I1 इज इक्वल टू I1 अपॉन V1 प्लस I1 अपॉन V2, I1 इज इक्वल टू I अपॉन V, करंट अपॉन वोल्टेज हमेशा क्या होती है, एडमिटेंस, 1 है, 1 नाम दे दिया V1 प्लस इधर से करंट अपॉन वोल्टेज, एडमिटेंस 1 है और ये V2, इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में कौन है, dI2 इज इक्वल टू, अब इस I2 का पहले V1 के रेस्पेक्ट में डेल I2 अपॉन डेल V1 डॉट dV1 प्लस पहले पार्शियल फिर टोटल, डेल I2 अपॉन डेल नेक्स्ट पैरामीटर कौन है, V2, फिर टोटल dV2, ठीक है। फिर रिप्रेजेंट कर दीजिए पार्शियल को टोटल से, I2 इज इक्वल टू I2 अपॉन V1 प्लस I2 अपॉन V2, ठीक है। I2 इज इक्वल टू I अपॉन V, कौन है, एडमिटेंस Y21 V1 प्लस Y22 V2, ठीक है। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब वापस हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड एंड 4 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो I1 और I2 के कॉम्बिनेशन के एक मैट्रिक्स जो आपके डिपेंडेंट पैरामीटर्स थे, इधर हमने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स V1 और V2 की एक मैट्रिक्स ले ली और एक इनके कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स। कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं थर्ड और 4 में, Y11 12 21
एंड 2 2। ठीक है, इक्वेशन दे देते हैं हम इसे 5। अगेन हमें नाम देना है, तो नामकरण कैसे करोगे आप? y1 इज इक्वल टू y11 इज इक्वल टू y11 कहाँ है? ये रहा y11। यहां से देखो, ये आपको याद भी है, एडमिटेंस क्या होता है? करंट अपॉन वोल्टेज। 11 है तो 11। ठीक है, कौन आ गया इसमें इंडिपेंडेंट पैरामीटर? V1 आ गया, तो दूसरा इंडिपेंडेंट पैरामीटर V2 क्या होगा? 0। वोल्टेज 0 इसलिए कौन से परिपथ की बात कर रहे हैं हम? लघुपतित परिपथ की। तो ये क्या है? लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रवेश्यता, इनपुट एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट। लघुपतित परिपथ की निवेशी प्रवेश्यता, जबकि whereas कौन जीरो हो? V1 इंक्लूड है तो V2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y12 इज इक्वल टू, y12 में कौन आएंगे? I1 अपॉन V2। यहां से भी देख सकते हैं करंट अपॉन वोल्टेज 1/2। ठीक है, अब इसको तो नाम दे देते हैं हम, इनपुट है इसलिए yi। अब ये क्या है? इनपुट अपॉन आउटपुट है, तो ये वापस क्या हो जाएगा? रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। तो इसका नाम क्या दे देंगे हम? रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस ऑफ कौन से सर्किट की होगी? शॉर्ट सर्किट की। whereas V2 इंक्लूडेड है तो जीरो कौन हो जाएगा? V1। ठीक है, लघुपतित परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रवेश्यता, जिसे हम क्या कह रहे हैं? y12। V2 आ गया इसलिए कौन जीरो है? V1। नेक्स्ट एक और दो नाम देने आपको, यहां से दे देते हैं y21। y21 करंट अपॉन वोल्टेज 2/1। आउटपुट अपॉन इनपुट है इसलिए हम इसको दे देते हैं y फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट। लघुपतित परिपथ की अग्र अंतरित प्रवेश्यता, प्रवेश्यता है और कौन से सर्किट की है? लघुपतित की। क्यों है? क्योंकि एक इनपुट V1 0 है, सॉरी V1 इंक्लूडेड है, तो आपका whereas, जबकि V2 क्या हो जाएगा? 0। इंडिपेंडेंट कौन सा बच रहा है? ओनली V2। और लास्ट हम दे देते हैं y22 मतलब y आउटपुट, तो I2 अपॉन V2 कौन है? ये आउटपुट एडमिटेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट। यहां पर कौन सा इंडिपेंडेंट पैरामीटर आ गया? V2। तो जो जीरो होगा वो कौन होगा? whereas V1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके कौन से पैरामीटर्स हो गए? Y पैरामीटर्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम हाइब्रिड पैरामीटर्स देखेंगे। थैंक यू।